गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी का अपना आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इससे पहले अपन ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अब चैप्टर 2 है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्रिब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें अपने को विश्व में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ऐसी जनजातियाँ हैं जो राजस्थान में भी निवास करती है, भारत के कई राज्यों में निवास करती है और विश्व के अनेक क्षेत्रों में निवास करती है। तो उनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं शुरू से। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। पृथ्वी पर मानव लाखों वर्षों से रहता आ रहा है। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना, यानी प्राकृतिक वातावरण होता है नेचुरल, जो प्रकृति जो है उस प्रकृति के साथ अपने को किस प्रकार से समायोजित होकर अपना जीवन जीना है, तो उस चीज़ के बारे में इसने काफ़ी सीखा है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। यानी मानव अपने आप को नेचुरल प्रकृति के अनुरूप ढालने के लिए इस चीज़ के लिए एक तरह से तीव्र परिवर्तन है, तेज़ गति से इसमें परिवर्तन हुआ है कि अपने को किस प्रकार से इसके साथ समायोजन बना करके जीवन जीना है। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई प्रकार की जनजातियाँ आदिम ढंग का अर्थ क्या होता है, जो जंगलों में निवास करती है, कंदमूल फल खाती है, आदिम यानी अभी आदिवासी जनजातियों के रूप में आज भी निवास करते हैं, अपना जीवन यापन कर रही है। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं है। अब और अन्य जो जातियां हैं उन जातियों में तो पहले की अपेक्षा आज अपन देखते हैं तो काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। उनकी सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, रहन सहन, खान पान, हर चीज़ में परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक कि उनके रोज़गार में भी परिवर्तन हुआ, आर्थिक जो स्रोत है उनमें भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ जातियाँ आज भी ऐसी है जिनमें पहले की अपेक्षा कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। यानी उनका जीवन शैली जो पहले थी वही जीवन शैली आज भी वैसी ही है। इस प्रकार की जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? शीत प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों में, घने जंगलों में, उष्ण और शुष्क मरुस्थल, जहाँ पे उष्ण यानी गर्म मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, तो उष्ण और शुष्क मरुस्थलों में, घास के मैदानों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, सब कुछ अन्य जातियों की अपेक्षा ये जो विशेष जातियाँ आदिम ढंग की जातियाँ हैं, इनके कुछ रीति रिवाज जो है वो अलग ही रीति रिवाज है। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, मुख्य आधार क्या है उनका? एकमात्र खाद्य संग्रहण, अपने भोजन की व्यवस्था करना। अब खाद्य संग्रहण में वो क्या करते हैं? आखेट, घुमक्कड़, पशुचारण, आदिम ढंग की निर्वाह कृषि, इन सभी कार्यों को इसमें करते हैं। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव व वातावरण के संबंध की सूचक है। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क नगण्य रहा है। जनजातियाँ वास्तव में जैविक समूह का नहीं, इसने कहा है कि जनजातियाँ जो है वो एक जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक यानी अगर ग्रुप में रह रहे हैं कि समाज और संस्कृति कैसी है, तो सामाजिक और संस्कृत जैविक का अर्थ सभी जीवों का एक समूह, तो सभी जैविक उनका प्रतिनिधित्व नहीं करके ये सामाजिक और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। जैविक में तो हम सभी अपन जो क्षेत्र में रहने वाले जो जानवर है वो भी जैविक समूह में शामिल करते हैं, तो जैविक समूह तो हुआ नहीं है। तो ये होता है सामाजिक और सांस्कृतिक समूह। तो ये जो जनजातियाँ हैं ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। जनजाति लोगों का वह समूह, अब जनजाति की परिभाषा अपन देखें कि जनजाति क्या है? जनजाति लोगों का वह समूह जो सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। यानी वो जो जनजाति है उस जनजाति में क्या होता है कि एक ही प्रकार के लोग, एक ही प्रकार की संस्कृति, एक ही प्रकार के समाज के लोग जो होते हैं, तो उनका एक अलग ही प्रकार मान्यताएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, तो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं का एक दूसरे से क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। विश्व की प्रमुख जनजातियां निम्न है। अब विश्व में महत्वपूर्ण जो जनजातियां वो कौन कौन सी है, से अपन बात करें। ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, ध्रुवीय यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में और बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में एस्किमो, सेमोयड्स, दो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं जो इन क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरी विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। अब विषुवत रेखा का अर्थ क्या होता है? भूमध्य रेखा के पास में जो वन क्षेत्र है, जो सघन वन यानी ज़्यादा घने वन है, उन वनों में निवास करने वाली जनजातियों में अपन बात करें तो पिग्मी है, सेमांग है और सकाई, ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। थर्ड नंबर पर अपन बात करते हैं उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी। उष्ण यानी गर्म और शुष्क यानी ठंड। उष्ण का अर्थ क्या होगा? गर्म, और शुष्क का अर्थ क्या होता है? नमी युक्त, सूखा। नमी युक्त तो क्या हो गया? आर्द्र हो गया। और शुष्क क्या होता है? अब उष्ण शुष्क
ये मरुस्थलीय क्षेत्र के एक तरह से अपन बोल सकते हैं प्रकृति होती है कि उष्ण यानी गर्म होता है और शुष्क यानी जिस जो क्षेत्र पर तापमान की अधिकता होगी वहाँ पर क्या होगा, शुष्क अवस्था होगी, वहाँ पर नमी की मात्रा कम रहेगी। तो उष्ण और शुष्क कालाहारी जो मरुस्थल है उसके निवासी, जिसको अपन बुशमैन जनजाति के नाम से जानते हैं। तो अपने को ये दिमाग याद रखना है कि एस्किमो जनजाति सेमोयड्स का निवास करती है ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में। पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजातियाँ भूमध्य रेखा के आसपास वनीय जो क्षेत्र, सघन वनों वाले जो क्षेत्र है। उष्ण और कालाहारी मरुस्थल जो है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, बुशमैन। 4 नंबर पे अपन बात करें उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्ण कटिबंध जो है क्षेत्र, अब अपन अपनी पृथ्वी का या विश्व का मानचित्र अपन जब बनाते हैं तो उसमें अपने मध्य वाला जो भाग है 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वाला जो भाग है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो वहाँ पर जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो मसाई और बद्दू है। तीसरा समशीतोष्ण, हम पढ़ते हैं उष्ण शीतोष्ण, अब उष्ण और शीतोष्ण के बीच में आएगा समशीतोष्ण। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो एक खिरगिज, और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनमें भील आ जाते हैं, गोंड आ जाते हैं, संताल आ जाते हैं, मीणा, नागा, ये अन्य जनजातियां हैं जो पहाड़ी और दुर्गम जैसे क्षेत्र जहाँ पर घनी पहाड़ियाँ होती है और जंगल होता है तो उन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ भील, गोंड, संताल, मीणा और नागा, और अन्य और भी जातियाँ हैं जिनका इसमें अपने जिक्र नहीं है। तो वो छोटी छोटी जो जातियाँ हैं ये कहाँ पे निवास करती है, पठारी क्षेत्रों में, पठारों में, पर्वतों में या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। अब इस अध्याय में अपने क्या है, अपनी 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के नाम पढ़े। अब इनमें से इस चैप्टर में अपने जो जनजातियाँ दी हुई है जो अपने को पढ़ना है वो है, इस अध्याय में हम विश्व की एस्किमो जो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है, बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, तथा भारत की भील और गोंड, 2 महत्वपूर्ण जनजातियाँ भील और गोंड भारत में निवास करने वाली जातियाँ। 4 महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर में। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं एस्किमो जनजाति कि एस्किमो जनजाति अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक अपन डिवाइड करते हैं, भूमध्य रेखा, उसके बाद में ऊपर की तरफ कर्क रेखा, मकर रेखा नीचे की तरफ आ जाती है, फिर उसके बाद में आर्कटिक रेखा उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की तरफ, और दक्षिण क्षेत्र में अंटार्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसने कहा एस्किमो जो जनजाति है आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में, यानी जो शुरुआत में था वैसा का वैसा ही मानव आर्कटिक प्रदेश में आज भी निवास करता है। उसमें कोई परिवर्तन, कोई भी किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ उनका। आखेट, मछली पकड़ना, संग्रहण, एस्किमो जो जनजाति है उसके मुख्य आजीविका का आधार क्या है, आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण। संग्रहण का अर्थ ये होता है कि क्षेत्रों से खाद्यान्न की जो वस्तुएं होती है, कंदमूल, फल होते हैं, उनका संग्रहण करना, इकट्ठे करना। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने। आज भी ये जनजाति कच्चा मांस खाकर अपना जीवन यापन करती है तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में इनको अपन जानते हैं। एस्किमो जनजाति जो है कच्चा मांस खाने वाली और बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति को एस्किमो जनजाति के नाम से। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी, तो ये एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से अब ये मंगोल क्या है, एक प्रजाति है, उस प्रजाति का ही पार्ट मानी जाती है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा, सपाट का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल सीधा लगता है, और चौड़ाई ज़्यादा होती है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, बाल भद्दे और काले होते हैं, कद मझला होता है, नाक चपटी होती है, आंखें गहरी होती है और कत्कई और तिरछी, आंखें गहरी, कत्कई और तिरछी के रूप में जानी जाती है। इनका जबड़ा जो होता है भारी होता है, मुंह चौड़ा और दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। शरीर हष्टपुष्ट, पुट्टे मांसल होते हैं। तो अपने पीछे वाला जो पार्ट होता है, जैसे शरीर क्या होता है, हष्टपुष्ट होता है, पुट्टे की मांसल होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी पहचान है। इसके माध्यम से हम एस्किमो जनजाति है उसकी पहचान करते हैं कि ये इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये घोर संकट काल में भी, घोर संकट काल चाहे कितनी बड़ी आपदा आ जाए, उस आपदा में भी अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक पर अडिग रहते हैं, यानी अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोते हैं। ये स्वभाव से सरल और हंसमुख प्रकृति के लोग होते हैं। ये तो था परिचय किसका, एस्किमो जनजाति के लोगों का। एस्किमो जनजाति किस प्रकार की है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो ये एस्किमो के व्यक्तियों का परिचय था। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे कि एस्किमो जनजाति कहाँ कौन कौन सी जगह पर निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित रही है।
आर्कटिक प्रदेश वही आर्कटिक रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, और टुंड्रा प्रदेश बर्फीले जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कौन कौन से आते हैं? उत्तरी अमेरिका से अगर शुरू करें तो उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक इनका विस्तार पाया जाता है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लेप्स और उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग नाम से। अब इसने कहा है कि विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा जो क्षेत्र है उसमें और ग्रीनलैंड में एस्किमो के नाम से जानते हैं। स्कैंडिनेविया जो देश है या उस क्षेत्र में लेप्स के नाम से जानते हैं। उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स या याकूत के नाम से जानते हैं। चकची और तुंग के नाम से जाना जाता है। मानचित्र 2.1 में इस जनजाति के निवास क्षेत्र को इसमें दर्शाया गया है। ये नीचे मानचित्र दिया हुआ है, इस मानचित्र में ये अलास्का दिया हुआ है, ये ग्रीनलैंड दिया हुआ है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसमें कहाँ पर निवास करती है? तो अलास्का और एक ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है। निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ और कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो, 10 आज इनकी संख्या कितनी मानकर चल रहे हैं? 10 लाख, विगत 10,000 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु, जाड़े का अर्थ सर्दी की ऋतु बहुत लंबी और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती। ग्रीष्म ऋतु नाम मात्र की होती है, कुछ समय के लिए जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उस दौरान यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु थोड़ी बहुत दिखाई देती है। बाकी समय में शीत ऋतु का प्रभाव ज़्यादा, प्रकोप ज़्यादा रहता है। वार्षिक औसत तापमान, वार्षिक का अर्थ पूरे साल भर यहाँ पर जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। प्लस में तो आता ही नहीं है, 0 से भी नीचे ही बना रहता है, चाहे सूर्य कहीं भी हो तब भी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, 0 जैसे 0 पे आता है तो उस चीज़ को थोड़ा गर्मी वाला चाहिए। अब 0 से माइनस में चला गया, -5, -6, -10, तो धीरे धीरे क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो बहुत कम रहती है। पेड़ों के अभाव, यहाँ पर पेड़ वनस्पति नहीं पाई जाती है। पेड़ों के अभाव में यहाँ पर बर्फ़ की आंधियाँ चलती है। अब जो आंधियाँ चलती है उसमें बर्फ़ उड़ कर बर्फ़ चलती रहती है। वर्षा हिम रूप में होती है। वर्षा कभी भी पानी के रूप में गिरती नहीं है, ये बर्फ़ के रूप में ही नीचे धरातल पर गिरती है। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव है। केवल ग्रीष्मकाल की अल्प अवधि में शैवाल और काई, शैवाल अपन बोलते जो अपने कई जगह पानी जमा रहता है तो उसमें वो ग्रीन ग्रीन से काई जम जाती है, तो शैवाल और काई जो होता है वो ग्रीष्मकालीन अवधि में थोड़ी बहुत दिखाई देती है। लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उस समय उग जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र में भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरिबियाई रेंडियर, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्राणी जात यानी इस क्षेत्र में निवास करने वाले जानवर हैं। समुद्र में सील, हेल और वालरस, सील, हेल और वालरस तीन प्रकार की महत्वपूर्ण मछलियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसी सिलोइन जैसी विशालकाय मछलियाँ भी इस क्षेत्र, विशालकाय यानी बड़े रूप में बड़ी मछली भी यहाँ पर पाई जाती है। ये तो था इनका निवास क्षेत्र, और निवास क्षेत्र के बाद में इनका जो क्षेत्र है उसके बाद में अपन बात करें आर्थिक क्रियाकलाप, यानी इनका आर्थिक यानी कमाने का स्रोत क्या है, खाद्यान्न की व्यवस्था क्या है, तो उनका आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले आता है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार। शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है, यानी शिकार से अपना जीवन यापन करते हैं। शिकार ही महत्वपूर्ण है इनके लिए। ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अलग अलग विधियों से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब शीतकाल की विधि अपन सबसे पहले देखते हैं। इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली, इस ऋतु में कौन सी में, शीत में, सर्दी में, इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में श्वास लेने, बर्फ़ में क्या होता है कुछ छिद्र बना दिए जाते हैं इनके द्वारा, तो उन छिद्रों में जब श्वास लेने के लिए आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़, यानी ये क्या करते हैं एक संकेत रख देते हैं। तो जैसे ही मछली उसके आसपास आती है तो वो छड़ हिलती है और हिलने से इनको पता लग जाता है। एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है और एस्किमो अपने हथियार जिसको हार्पून के नाम से जानते हैं से सील मछली का शिकार कर लेते हैं, जिसे माउपाक विधि कहा जाता है। तो माउपाक विधि किसे कहेंगे, एस्किमो द्वारा बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं उनमें कुछ छिद्र बना दिए जाते हैं और उन पर एक हड्डी नुमा कुछ जो संकेतक लगा दिए जाते हैं। तो जैसे ही सील मछली उस छिद्र के पास में श्वास लेने के लिए आती है तो इनको उसका संकेत प्राप्त होते ही क्या करते हैं, अपने हार्पून नामक हथियार से उसका शिकार करते हैं, जिसको अपन माउपाक विधि जानते हैं। माउपाक जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करते हैं पहले मछली आने की और उसके बाद में उसका शिकार करते हैं। तो प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी इनकी विधि है वो इतुरपाक है। माउपाक और दूसरी विधि है इतुरपाक। इस इतुरपाक विधि में ये क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। बर्फ जो अब छिद्र किस में बनाते हैं, क्योंकि वो बर्फीला क्षेत्र है तो ऊपरी भाग पर नीचे तो क्या
तो ऊपरी भाग पर बर्फ़ जमी रहती है, तो उस बर्फीले क्षेत्र के नीचे पानी होता है। तो उस पानी वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, ये बर्फ़ में जो दो छिद्र बनाए जाते हैं, एक छिद्र में एक व्यक्ति क्या करता है, सील को चारा डालता है, उनको कुछ खाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो चीज़ें डालता रहता है। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है, तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति क्या होता है, जैसे ही संकेत मिलता है तो संकेत मिलते ही उस छिद्र के माध्यम से क्या करता है, हार्पून नामक इनका जो शिकार होता है, जो एक तरह से भालेनुमा आकृति का जो शिकार है, उस शिकार से क्या करता है, ये उस मछली के ऊपर प्रहार करता है और उसका शिकार करते हैं। जैसे ही पहला व्यक्ति उसको संकेत देता है, दूसरा व्यक्ति सील मछली को एक बुलाता है और दूसरा उसका संकेत मिलते ही क्या होता है, हार्पून नामक शिकार से शिकार कर लेता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती, अब सील मछली इनको केवल भोजन ही नहीं देती, भोजन के अलावा जलाने के लिए इनको उसकी जो हड्डियाँ होती है, उन हड्डियों को जलाने के लिए ईंधन के रूप में भी ये काम में लेते हैं। उसकी सील की जो चर्बी होती है वो अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में क्या होती है, तुरंत और अधिक देर तक, लंबे समय तक जलती रहती है। जैसे अपन बात करें कि अपने पास एक तो अपने लकड़ी होती है, एक तो लकड़ी हो सूखी, उसको जलाएंगे तो वो जल्दी नष्ट हो जाती है। एक होती है कि गीली लकड़ी होती है, उसको जलाएंगे तो उसमें क्या होता है, धीरे 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 लंबे समय तक वो चलती है। उसी प्रकार जो सील की जो चर्बी होती है वो लंबे समय तक इनको ईंधन के रूप में कार्य करती है, इनको जलाने के लिए लंबे समय तक चलती है। वो चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत और अधिक देर तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। चित्र 2.1 में नीचे शिकार करते हुए दिखाया हुआ है, महिला द्वारा मऊपाक विधि से, और चित्र 2.2 में हार्पून से खुले समुद्र में बसंत का, अभी खुले समुद्र में क्या कर रहा है, बसंतकालीन आखेट है ये। ऊपर अपन शीतकालीन आखेट पढ़े थे, अभी यहाँ पर नाव कब चलेगी, जब बर्फ़ नहीं होगा। तो बसंतकालीन आखेट ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, शीतकालीन जो आखेट है उस क्षेत्र में इतुरपाक और माओपाक विधियों से शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को समझ सकते हैं। बसंतकालीन आखेट में क्या करते हैं, मार्च के महीने में वही चीज़ें, जब जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, तो मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लग जाती है। उनका शिकार किया जाता है बसंतकालीन आखेट को उत्तोक के नाम से। बसंत काल में जो आखेट यानी शिकार किया जाता है उसको उत्तोक कहा जाता है। ये शिकारी कुत्तों की मदद से क्या करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं, जिसे कयाक, चमड़े से बनी नाव को क्या कहा जाता है, कयाक कहा जाता है। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग कैरिबो, जो बारहसिंगा होता है, कैरिबो यानी वहाँ पर कैरिबो बोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बारहसिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख और चिड़िया का शिकार हल्के भाले से भी फेंक कर सकते हैं ये। रेंडियर संपत्ति और सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। जिसके पास रेंडियर होता है इसका मतलब उनके पास परिवहन का साधन है। रेंडियर जो होते हैं ये इनके बर्फीले गाड़ी जो होती है उनको खींचने के लिए काम में लिए जाते हैं। रेंडियर संपत्ति और सामाजिक स्तर का मापदंड होता है। जिसके पास रेंडियर होता है यानी एक तरह से वो वहाँ पर उन सभी लोगों में बड़ा माना जाता है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। सील से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के रूप लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी खींचने के लिए हड्डियाँ और धागे के रूप में इसकी तांत यानी जिसकी आंत होती है, जिसको अपन नस बोलते हैं, वो आंत होती है, उस आंत का प्रयोग धागे के लिए इसमें किया जाता है। अब इनका महत्वपूर्ण देखिए दूसरे नंबर पे भोजन। अपन ने आर्थिक स्रोत पढ़ा, उसके बाद में भोजन। कच्चा मांस इसका प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत सील, हेल और सी लोयन, ये तीन महत्वपूर्ण बड़ी मछलियाँ हैं। छोटी मछलियों और स्थलीय जीव जंतुओं से भी ये भोजन प्राप्त करते हैं। कई बार बड़ी मछलियों का शिकार नहीं कर पाते, छोटे जीवों को भी मारकर ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल, कैरिबो जो अपन ने बारहसिंगा बोला था, उस बारहसिंगे की खाल से बने होते हैं। इस सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्के होते हैं। सील मछली की खाल से भी वस्त्र बनाते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा जो बारहसिंगा होता है, उस बारहसिंगे की जो खाल होती है, उस खाल से जो वस्त्र बनाते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं और गर्म रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती है, स्त्रियां करती है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों एक प्रकार के ही वस्त्र पहनते हैं। एस्किमो जर्सीनोमा बाँहदार वस्त्र, जिसे तिमिया कहते हैं। एस्किमो का बाँहदार जो वस्त्र होता है उसको तिमिया कहते हैं, जो पहनते हैं। तिमिया के ऊपर पहना जाने वाले कपड़े को अनोहक के नाम से जानते हैं। सील की खाल से बने जूतों का कार्मिक या मुकलुक, सील मछली की खाल से बने हुए जूते जो होते हैं उन्हें कार्मिक या मुकलुक्स के नाम से जानते हैं। इनके निवास गृह, इनके मकान बर्फ़, पत्थर, हड्डियाँ तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं। शीतकाल में
जो मकान बनाते हैं इनके द्वारा, वो बर्फ़ से बने हुए मकान होते हैं, उनको इग्लू। 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी और हवेली की हड्डियों के ढांचे के से बने मकान को कर्मक कहते हैं। इसका प्रवेश द्वारा एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। प्रवेश यानी भूमिगत होते हैं ये जो ग्रीष्म में अपने सर्दी की ऋतु में जो बनाए जाते हैं इनके द्वारा जो मकान, उनको क्या बोलते हैं अपन, ये भूमिगत बनाए जाते हैं। भूमिगत का अर्थ होता है भूमि के नीचे जो इग्लू बनाते हैं वो। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग क्या होता है, अस्थायी तंबू लगाकर रहते हैं। ग्रीष्म काल में कहीं भी तंबू लगा लेते हैं, शिकार के दौरान वो घूमते रहते हैं। यंत्र और उपकरण, कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है, और इस नाव के माध्यम से क्या करते हैं ये इधर से उधर भ्रमण करते हैं। उमियाक, बड़ी नाव जो हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। हारपून, अपन पहले बात कर चुके, भालेनुमा जो हथियार होता है इनका, जो हारपून के नाम से जानते हैं। सील मछली के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है, क्योंकि इसको फेंक कर जैसे मारते हैं तो वापस खींचने के लिए रस्सी से बांध दिया जाता है उसको। स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। चित्र 2.5 में एस्किमो की स्लेज गाड़ी का नाम क्या है, स्लेज, और इसको कुत्ते और रेंडियरों के माध्यम से खींचा जाता है। इनकी समाज और संस्कृति, ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय समाज, पितृवंशीय यानी पिता के आधार पर इनका वंश आगे बढ़ता है। इसमें बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा भी प्रचलित है। ग्रीष्म काल में कई उत्सव और समारोह मनाए जाते हैं इनके द्वारा। एस्किमो लोग जादू टोनों में भी ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी ये क्या होते हैं, एस्किमो लोग जो होते हैं वो जादू टोनों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी जो भाषा है उसको एल्यूट भाषा के, यानी ऐसे अपन सवाल पूछ सकते हैं कि एस्किमो जनजाति द्वारा बोली जाने वाली इनकी जो भाषा है वो कौन सी, तो एल्यूट। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर, कई बार शीत ऋतु के अंदर इनको शिकार नहीं मिल पाता है, शिकार नहीं हो पाता है, तो उस दौरान भोजन की कमी हो जाती है। तो उस दौरान ये क्या करते हैं, भोजन की कमी होने पर बूढ़े और अशक्त, ज़्यादा वृद्ध हो चुके वो या अशक्त जो निशाई जैसे विकलांग जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। किसके अभाव में, खाद्यान्न के अभाव में। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण के साथ, ये वहाँ के वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन बनाकर रहते हैं। तो एस्किमो दुर्गम सामान्य जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में एस्किमो जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता का अर्थ होता है इनमें ये काबिलियत होती है कि उसके साथ वहाँ के वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजित होते हैं। अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एस्किमो हिमकाई प्रयोग कर, बर्फ का ही प्रयोग कर हिम निवास यानी इग्लू जो बनाते हैं वो बर्फ से ही बनाते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वारस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम जंजाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणों से पड़ने से होने वाली चमक से आँखों को बचाने के लिए आँख कवच का उपयोग करते हैं। तो ये इनका वातावरण के साथ ये किस प्रकार से बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं, किस प्रकार अपने आवास बनाने, तो वो उसके साथ समायोजित कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन जनजातियों की आज आधुनिक संस्कृति, आज वर्तमान में जो अन्य जातियों की संस्कृति है उसके संपर्क में आने से क्या परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन एकांकी ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के बाद में यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से क्या हो गया, संपर्क बढ़ने लगा। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों, आग्नेय अस्त्र क्या होते हैं, जैसे बंदूक जो होते हैं, तो आग्नेय अस्त्र बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे। कयाक के स्थान पर, पहले कयाक जो होती थी चमड़े से बनी नाव को, तो कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर जो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के माध्यम से चलता है, ऐसे स्कूटरों का प्रयोग करने लग गए ये लोग। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण, यानी वहाँ के जो पारंपरिक उनका वातावरण था वो वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा। फर, समूर आदि के व्यापार से इनको मुद्रा, पहले तो इनका मुख्य जो व्यवसाय है, आर्थिक स्रोत है, वो खाद्यान्न के रूप में ही देखते थे, लेकिन आज ये व्यापार की दृष्टि से भी क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करने लगे हैं। फर, समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे और रहन सहन में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने, अमेरिकी सरकार ने इनके लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई है और उनके भरण पोषण हेतु सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा और अलास्का में निरंतर लगातार बढ़ रही है। अन्य क्षेत्रों में घट रही है लेकिन वहाँ पर बढ़ रही है, उनको सुविधाएं प्रदान होने के कारण। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और संभव है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाए। ऐतिहासिक का अर्थ है कि केवल सारे के सारे व्यक्ति अगर इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क हुआ और इनका परिवर्तन हो गया तो उसके बाद में जो एस्किमो जनजाति है वो केवल नाम मात्र या इतिहास के रूप में ही दर्ज रह जाएगी।
नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में। इस एस्किमो जनजाति को ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल क्लियरली।